नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आपका बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का, और उस क्रम में काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो में, और ये वीडियो आपको सारा कंटेंट रेडी हो चुका है। और मैं भले आपको समय लगता है, लेकिन जिस कंटेंट को कराता हूँ एकदम अच्छे तरीके से करा देता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे तो बन जाएंगे। अभी रिसेंट एग्जाम देखिएगा तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि केवल 6-7 इंपॉर्टेंट डाटा बता के मैं आपको निकल जाऊँ, तो वैसा नहीं ये वीडियो है। अगर वैसा आप चाह रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। इसमें जो है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो लग रहा है कि पूछे जाएंगे उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे रिसेंट एग्जाम जो है 71वीं तक का जो हुआ है, या फिर अभी जो पेपर हुए हैं, उनके हिसाब से मैं आपको क्या करूँगा, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ना हो। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी जस्ट उसके नीचे आपका लिंक होगा जिसमें PDF वगैरह सारा अवेलेबल करवाया जाता है, उसको भी आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड PDF या फिर किसी चीज़ के लिए काफ़ी वो ग्रुप इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम MCQ भी डिस्कस करेंगे। 25 MCQ, लगभग 24-25 है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे ताकि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण लास्ट 6 महीना का जो भी एग्जाम हुए हैं, देखिए कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और डीप पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो PD का लास्ट, जिसमें जून से लेकर आपको जनवरी तक का इस साल का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट जो अभी देख रहे हैं, इसका PDF, NHFS 6 रिपोर्ट, PLFS का रिपोर्ट, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस और कास्ट सर्वे, सारा का PDF अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर 9117166347 पे आप व्हाट्सअप करके PDF लिखिएगा। 300 इसका चार्ज है। सारे PDF आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और जो अभी कराया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे, इसका भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद जस्ट बजट आएगा। लेकिन इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो जो होंगे आपके फ्री होंगे, लेकिन PDF जो होते हैं पेड होते हैं। जो होता है मेरा क्लियर होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरी है कि आपको बजट जो होता है आगामी आने वाले वर्षों का अनुमान होता है, एस्टिमेट होता है वो। जैसे कि मानिए कि 2026-27 का बजट आया, तो आगे आने वाले वर्षों में जो है कहाँ कहाँ पे कितने पैसे खर्चा होंगे उसके बारे में बताया जाता है। मैं शॉर्ट में आपको समझा दूँ ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी कन्फ्यूज़न होगा सब यहाँ क्लियर करूँगा। लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ये आपको पता है कि बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, और इसमें जो है विगत वर्षों का आपको डाटा इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपको एग्जाम में जब लिखेगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, लेकिन आपको उसमें ये लिख सकता है कि आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024-25 में ये चीज़ें कितनी थी, या फिर आपको डायरेक्ट लिख सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार के 2024-25 में चीज़ें। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, इसी का डाटा पूछेगा। 2024-25 का इसमें डाटा होते हैं, और आपके 2025-26 का नाम से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, क्योंकि ये लगभग फरवरी में पेश किया जाता है, जिसके कारण ऐसा नाम दिया जाता है। तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको पेश कब किया गया। तो 2 फरवरी 2026 को पेश किया गया। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि वित्त मंत्री जो है वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा पेश किया गया है। ये कितने नंबर का है? 20वें नंबर का है। इससे पहले 19 नंबर का पेश किया गया था, 20वें नंबर का है। ये कितने अध्याय में बांटा गया है? तो याद रखिए 14 चैप्टर्स में, अध्याय में इसको बांटा गया है। और पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जो है 2006-07 में सुशील कुमार मोदी, माननीय सुशील कुमार मोदी के द्वारा पहली बार पेश किया गया था। तो इन सारे आंकड़ों को क्या करना है, आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। थोड़ा सा अब और नीचे आगे बढ़ते हैं, और जितने आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GSTP ग्रोथ रेट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है GSTP, इसके ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो GSTP की बात करें, GSTP का मतलब हो गया कि GDP किसी स्टेट का, वही GSTP होता है। तो आपको पता होगा कि 2-3-4 वर्षों में देखिएगा तो बिहार का जो ग्रोथ रेट है सबसे पीक पे चल रहा है। लेकिन 2 वर्षों से देखिएगा बिहार दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रीय जो औसत है नेशनल GDP का, तो उससे बिहार का GDP का ग्रोथ रेट आपको अधिक देखने को मिला है। वर्तमान में बात करिएगा तो GSTP ग्रोथ रेट बिहार का जो है आपको 13.1% है, और ये वर्तमान मूल्य पे यानी करेंट प्राइस पे। आपको पता है करेंट प्राइस वर्तमान मूल्य पे होता है, और एक स्थिर प्राइस 2011-12 के हिसाब से किया जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट प्राइस पे आपसे पूछेगा GSTP ग्रोथ रेट आपका बिहार का कितना है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार। तो आपको कहना है 13.1% जो है हमारा क्या है GSTP ग्रोथ रेट है करेंट प्राइस पे, वर्तमान मूल्य पे।
और राष्ट्रीय औसत का कितना है जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखिएगा तो 9.8% है। उस हिसाब से यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि बिहार का जीएसडीपी जो है आपको राष्ट्रीय औसत से अधिक है कि ग्रोथ रेट से अधिक है या कम है। तो यहाँ देखिए क्या है, आपको बिहार का राष्ट्रीय से अधिक है और कितना अधिक है तो ध्यान रखिए 3.3% जो है अधिक है। और ये जो है बिहार जो है सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसका है, वृद्धि दर जीएसडीपी का तमिलनाडु का है और दूसरे स्थान पे बिहार का है। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। वहीं फिक्स प्राइस पे देखा जाए तो आपको कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है 8.6% आपको आकलन किया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर जीएसडीपी और एनएसडीपी की बात करते हैं, जीएसडीपी का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया यहाँ पर, लेकिन एनएसडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो 2024-25 में मैंने कहा कि डाटा होगा 2024-25 का, लेकिन नाम क्या होता है इसका, 25-26 इसका नाम होगा। तो अगर देखा जाए तो जीएसडीपी जो है करेंट प्राइस पे आपको कितना है, करेंट प्राइस पे जीएसडीपी यानी करेंट प्राइस पे वर्तमान मूल्य पे आपको कितना है, ऐसे याद रखना है 991 997। ठीक है, अब याद रखने के लिए आप तो ऐसे भी याद रख सकते हैं 9,91,997, इसको याद रख सकते हैं लगभग 10 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाटा जो है करोड़ में है, ध्यान रखिएगा डाटा किस में है, करोड़ में। आपको पता होगा इसलिए मेंशन नहीं किया, तो इसको आप 10 लाख करोड़ याद रख सकते हैं, या फिर आपको अगर एग्जैक्ट याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 991,997 करोड़ रुपया। क्या कहिएगा, करेंट प्राइस पे 991,997 करोड़ रुपया जो है जीएसडीपी आपका करेंट प्राइस पे है। अगर वहीं बात करें भारत का, यहाँ देखिएगा तो भारत का क्या है 89,899,020 है, यानी कि 8,99,020 जो है किसका है, भारत का है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा भारत से कंपेयर अगर आप करते हैं तो भारत के कंपेयर में जो है भारत के कंपेयर में अगर यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ पर कम देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं एनएसडीपी को, सॉरी यहाँ भारत का कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ एनएसडीपी है। यहाँ कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखिएगा तो आपको क्या है 5,31,372 है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंट प्राइस को आपको याद रखना है कि जीएसडीपी कितना है आपका 9,91,997 या 9,91,997 करोड़ रुपया, या फिर 10 लाख करोड़ रुपया लगभग याद रख सकते हैं। ऐसे दिमाग में रहेगा कि 10 लाख करोड़ रुपया, तो जल्दी आप टिक करिएगा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 9,91,997 है। एनएसडीपी कितना है आपका, तो 8,99,020 है, यानी कि 899,020 आप ऐसे याद रख सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे देखिएगा तो 4,71,320 है। तो करेंट प्राइस पे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जीएसडीपी आपने देख लिया कि करेंट प्राइस पे कितना है, और एनएसडीपी जो है करेंट प्राइस पे कितना है, इसको आप रट लीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में आप देखिएगा कि जीएसवीए में विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न सेक्टर्स का योगदान, कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, उसका ग्रोथ रेट देख सकते हैं और रोजगार एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो समझ में आ जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा कि जीएसवीए जो है, ठीक है, जीएसवीए का मतलब क्या होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जीएसवीए जो है इसका विभिन्न सेक्टर्स में योगदान होता है। जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलरली देखा जाए तो 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी या फिर सेवा क्षेत्र, इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो पहला जो दिया गया इसका कंट्रीब्यूशन दिया गया है, योगदान कितना है, मतलब कि आपको प्राथमिक क्षेत्र में जो जैसे कृषि और सहवर्ती एलाइड सेक्टर जो है उसका अगर देखा जाए तो इसमें जो है कितना कंट्रीब्यूशन आपका है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान 18.3% है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो है 26.8% है और टर्शियरी सेक्टर का योगदान 54.8% है। तो आप 54.8, 26.8 ऐसे याद रख सकते हैं आप। 27 दूना 54, तो एक कम करके 26 से याद रख लीजिएगा, तो 26.8 और 54.8, और प्राइमरी सेक्टर का आपको 18.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और कई बार अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें बीपीएससी ये पूछा था, इसका या तो ग्रोथ रेट पूछ देगा या फिर कंट्रीब्यूशन पूछ देगा, कंट्रीब्यूशन या कंपोजिशन कह सकते हैं। अब इसमें सवाल आपको स्टेटमेंट आधारित बन सकते हैं कि इसमें किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए टर्शियरी का। लेकिन अगर रोजगार के हिसाब से देखिएगा तो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो देता है प्राइमरी सेक्टर। देखते हैं कि एग्रीकल्चर, फिशरीज, एलाइड सेक्टर में लोग लगे रहते हैं, तो सबसे अधिक रोजगार अगर पूछा जाए तो 54.2% जो है किसका है आपको, तो ध्यान रखिएगा आपको एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक कौन देता है, तो याद रखिए प्राइमरी सेक्टर। लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपको याद रखना है कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आपको किसका है, तो आपके टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा 54.8% है। अगर ग्रोथ रेट की सबसे कम किसका है, जिसका ज़्यादा है उसका कम है 22.2%। अगर इसके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात करें इंडस्ट्री वाला में तो विनिर्माण में आपको 23.6% आता है। अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, ये कंट्रीब्यूशन हो गया कि 100 पार्ट में कितना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर
सेक्टर। और ग्रोथ रेट होता है पिछले वर्ष की तुलना में कितना ये बढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कि 9.6% जो है आपको पिछले साल की तुलना में ये बढ़ा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जो है 15.5% और टर्शियरी सेक्टर जो है 13.5, तो 15.5 13.5, यहाँ 26.8 54.8, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर 9.6%। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर का सबसे अधिक ग्रोथ रेट रहा है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्टर का सबसे अधिक ग्रोथ रेट रहा है कितना, 15.5%। ये डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है, और जहाँ पे कहूँ कि बस देख लीजिएगा समझिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार नज़र में रखना है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वर्तमान मूल्य पर अगर प्रति व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बिहार और भारत का देखा जाए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे कि आपके घर में एक एवरेज निकाला जाता है कि अगर 5 लोग हैं तो मान के चलिए कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, तो औसत देखा जाए कि एक आदमी का कितना आ रहा है, तो मान के चलिए औसत अगर 11,000 रुपया आ रहा है, ठीक है, तो वही पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे कितना है, तो 76,490 रुपया। ये रुपया है, लाख करोड़ नहीं होगा। एक आदमी कितना कमाता है, 76,490 रुपया, 76,490 रुपया एक आदमी कमाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और अगर फिक्स प्राइस की बात किया जाए 2011-12 के आधार पे तो 40,973 रुपया। एकदम एक एक अंक इसमें याद होना चाहिए आपको करंट प्राइस पे 76,490, और अगर स्थिर प्राइस पे कहा जाए बेस प्राइस पे तो 40,973। अगर ग्रोथ की बात किया जाए, ये बीपीएससी पूछा है आपको 71वीं में शायद पूछा था या 70 में कि इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है, आपको जीएसडी प्रति व्यक्ति आय का, प्रति व्यक्ति एक आदमी के इनकम का ग्रोथ रेट रहा है 11.5% रहा है, और स्थिर मूल्य पे 7.1% रहा है। ये स्टेटमेंट आपको भारत से कंपेयर करके दिया जा सकता है कि नेशनल इनकम से, पर कैपिटा इनकम से जो है भारत का बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है। ग्रोथ रेट वहाँ अधिक था लेकिन यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। देखिए ना, भारत में देखिएगा तो करंट प्राइस पे 2,05,324 रुपया है, और यहाँ 2,05,000 लगभग कमा रहे हैं लोग पर कैपिटा, और यहाँ देखिए 76,000। तो कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए बिहार कहा जाता है गरीब राज्यों में आता है। और देखिएगा स्थिर अगर फिक्स प्राइस पे देखा जाए तो भारत का 1,14,710 है, और वहीं यहाँ फिक्स प्राइस पे आपको 40,973 है। देखिएगा तो लगभग जो है कितना का गैप आपको देखने को मिला है, 40 या 120, 3 गुना से 1/3 से थोड़ा सा कम है। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल से आपको क्या है बहुत यहाँ पर कम देखने को मिला है। अगर बात करें कि किस राज्य का सबसे अधिक जीएसडीपी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब किस बिहार के जिले का सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर पटना का औसत निकाला जाए तो सबसे अधिक पटना का पर कैपिटा इनकम देखिएगा, यहाँ 76,490 था एवरेज, लेकिन यहाँ पटना का देखिए 1,31,332, फिर भी राष्ट्रीय से कम है, नेशनल से ये भी कम है। तो सबसे पहले आपको 3 टॉप डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जीएसडीपी के हिसाब से 3 टॉप डिस्ट्रिक्ट बताइए। तो याद रखना है पटना, बेगूसराय, मुंगेर। सबका पैसा नहीं याद रखना है, बस पटना का 1,31,332 बस देख सकते हैं, 1,31,332, लेकिन तीनों का आपको क्रम याद रखना है। जो याद रखना है मैं वही बताऊंगा। तो क्या कहिएगा, सबसे टॉप पे है पटना, दूसरे स्थान पे बेगूसराय, और तीसरा स्थान पे मुंगेर। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। वहीं कहा जाए कि सबसे गरीब, यहाँ सबसे धनी स्टेट कौन था, जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा वो धनी है भाई, और जिसका कम है वो गरीब है। सबसे गरीब स्टेट यहाँ से पूछा गया सवाल, शिवहर है, जहाँ पर मात्र 22,047 रुपया पर कैपिटा इनकम जीएसटीपी रहा है, और अररिया दूसरे स्थान पे, सीतामढ़ी तीसरे स्थान पे। तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। पहले वाले का शिवहर का याद रखना है, ये जो पैसा है, और आपको पटना का पैसा, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रति व्यक्ति जो है खपत, कंजम्पशन की बात करते हैं कि पेट्रोल का खपत कितना होता है, डीजल का खपत कितना होता है, एलपीजी का कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी है पटना में, तीनों में खर्च होता है। कम से कम एक आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल सबसे कम, यहाँ 1 का मतलब ये मत समझिए कि टॉप पे, ये बॉटम नीचे से सबसे नीचे है आपको लखीसराय, और डीजल में सबसे नीचे है शिवहर, और एलपीजी में सबसे नीचे है अररिया। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप या 6 मंथ लास्ट प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनएचएफएस रिपोर्ट, पीएलएफएस रिपोर्ट, सेंसस इंडिया बिहार का कास्ट सर्वे, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पे आपको व्हाट्सअप पीडीएफ करके करना है। 304 लगेगा, सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन रेट पे बात करते हैं, महंगाई दर पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो महंगाई दर जो है बिहार का जो है
0.8% ग्रामीण रूरल का है, और आप शहरी का देखिएगा तो 0.8%, यानी शहर का प्लस में है और ग्रामीण का माइनस में, यानी कि आपको शहर में ज़्यादा है। संयुक्त रूप से याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, -0.5%, और संयुक्त रूप से भारत का कितना है, 1.4%। तो कम से कम ये आप याद रख सकते हैं, और बिहार में ये याद रख सकते हैं। भारत से कंपेयर करेंगे दोनों जगह भारत क्या क्या है, अधिक है, हर जगह अधिक है, तो राष्ट्रीय से अधिक है। आप सारे डाटा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ये कहाँ का डाटा है, 2019 से 23 के बीच का दौरान क्या आपका जीवन प्रत्याशा है, मतलब कि कितने आप जी रहे हैं भारत के लोग, बिहार के लोग। तो याद रखिएगा कि ओवरऑल पहले देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा आपके लिए, मैंने यहाँ हाईलाइट करना भूल गया, थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। 69.3 वर्ष लोग जीते हैं बिहार के लोग, और आपको एवरेज जो है 70.3 राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय से भारत बिहार का क्या है, कम है। अगर मेल की बात किए तो 68.9 वर्ष, और फीमेल की बात किए तो 67.7। तो फीमेल स्टेटमेंट करके दे सकता है, फीमेल ज़्यादा जी रही है महिला किससे, आपको मेल से, और ये जो है आपको ओवरऑल से भी ज़्यादा है ये, ठीक है। भारत का देख सकते हैं 38.5 मेल का है, फीमेल का 72.5, भारत में भी अधिक है फीमेल का, और 70.3, 69.3, 70.3, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा खर्च, हम बात करते हैं आप खर्च का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा आपके लिए। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपके पास, अगर बाहर आप काम पढ़ते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो आपके पास पैसे आते होंगे घर से, मान के चलिए 10,000 रुपया घर से आपको आता है, आपका खर्च है 12,000 रुपया, तो आपको 2,000 तो कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है कि सरकार को भी क्या होता है, सरकार के कुछ इनकम्स होते हैं, इनकम्स कैसे होगा, टैक्स से आएगा, बहुत सारी चीज़ों से कलेक्ट किया जाएगा, और आप भारत खर्चा भी करता है, बिहार खर्चा भी करता है, स्टेट स्तर पे देखिएगा तो आपको सोशल सर्विसेज पे, सामाजिक सेवाओं पे खर्चा करेगा, आपके पेंशन पे खर्चा करेगा, आपके राशन पे खर्चा करेगा, तो इस तरह से आपको खर्चे भी हैं, ठीक है। आपके एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, आपके स्वच्छ पेयजल पे खर्चा किया जाएगा, स्कूलों पे खर्चा किया जाएगा, तो एक्सपेंडिचर भी है। तो कहीं पे भी कमाई होती है, इनकम होता है, तो एक्सपेंडिचर भी होता है, वही चीज़ है। अगर देखा जाए तो कुल खर्च जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कितना रहा है, तो 2,81,939 करोड़ रुपया जो रहा है, आपको कितना टोटल एक्सपेंडिचर रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 2,81,939 करोड़ रुपया, ठीक है। ये क्या रहा है, एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा रहा है। अब कहाँ कहाँ दो मदों में खर्चा होता है, एक तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसे रेवेन्यू अकाउंट भी कहा जाता है, या फिर राजस्व व्यय या राजस्व खर्च कहा जाता है। तो एक तो राजस्व रेवेन्यू पे खर्च होता है, और दूसरा खर्च होता है पूंजीगत यानी कैपिटल अकाउंट्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब इस अमाउंट को अगर बांटिएगा तो दो पार्ट में, आपको 2,19,015 करोड़ रुपया हो जाएगा आपको किस पे, राजस्व पे, और पूंजीगत व्यय कितना हो जाएगा, 62,924 रुपया करोड़ रुपया, ठीक है। परसेंटेज में देखिएगा तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, अगर इतना आपको डाटा नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर में जो है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखिए, रेवेन्यू 77.7% है, और कैपिटल मात्र जो है 22.3%, दोनों को जोड़िएगा तो 100% आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। अब पिछले साल के तुलना में ये कंपेयर किया है, पिछले साल नहीं 2020-21 के तुलना में ये कंपेयर किया है कि 84.2% था पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अब 77.7, तो घट गया है। और वहीं बात करें अगर आप इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो ये 15.8 से बढ़ गया है आपको 22.3%, ठीक है। तो बस इसका थोड़ा सा डाटा आप याद रखिएगा तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। तो अब तो ये आपको हो गया राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, लेकिन आपको विभिन्न सेक्टर्स पे खर्चे होते हैं ना, ये पैसा आप तो खर्चा भी किया जाए कहीं कहीं पे। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक एक्सपेंडिचर जो होता है किस पे होता है, तो याद रखिएगा सोशल सर्विसेज पे, सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक सरकार, राज्य सरकार खर्च कर रही है बिहार की, 46% सबसे अधिक है। दूसरा सामान्य सेवाएं जो है जनरल सर्विसेज हैं 32%, और आर्थिक सेवाएं पे 22%, सबको जोड़िएगा तो 100% आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब तो खर्चा तो कर लिया, लेकिन अब तो प्राप्ति भी होना चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। खर्चा तो कर लिया आपने, लेकिन आपको तो कुछ प्राप्ति भी होना चाहिए, कुछ पैसा मिलना भी चाहिए। तो कुछ कहाँ कहाँ से पैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो देखिए दोनों अमाउंट को जोड़ लीजिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल राजस्व, टोटल प्राप्तियाँ हो जाएंगी, कि टोटल प्राप्तियाँ आपकी कितनी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाटा आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए तो कितना है। अब देखिए, जो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे कि खर्चा दो जगह हो रहा था, कहाँ पर, रेवेन्यू पे और कैपिटल पे, उसी प्रकार से यहाँ दो जगह आपको पैसे दो जगह से आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़िएगा तो टोटल जैसे वहाँ पे आया था 2,18,000 लगभग, 2,81,000 लगभग उतना आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़िएगा तो इसका भी आ जाएगा। तो दो जगह ही खर्चा हो रहा है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट है
राजस्व प्राप्ति कितना हो रहा है 2,18,658 करोड़ रुपया और टोटल जीएसडीपी का ये 22% है। और वहीं बात करें अगर पूंजीगत की बात किया जाए तो 66,165 करोड़ रुपया पूंजीगत आपको यानी कि कैपिटल रिसिप्ट आ रहा है सर 6.7% जीएसडीपी का। ठीक है, अब इस डाटा को थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बड़ा डाटा है ये 2,18,658 करोड़ रुपया। तो इसको लगभग में 2,19,000 करोड़ रुपया भी लिख सकता है। आपको एक जो क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें लिखा हुआ है तो 2,19,000 18,000 लगभग में याद रखिएगा 2,19,000 और इसको 66,165 याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 2,18,000 19,000 यहाँ देख लीजिए और यहाँ कितना आ रहा था, कितना आ रहा था 2,81,000। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करें जैसे कि आपको सोशल सर्विसेज पे सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक 46% लगभग हम खर्च कर रहे थे, उसी प्रकार जो है आपको कहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होता है तो टैक्स से, टैक्स रेवेन्यू से 84%, नॉन टैक्स से 2% और ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन से आपको सहायता अनुदान और अंशदान से 14%। ठीक है, अब ये जो प्राप्त होता है कहाँ कहाँ से और अंदर प्राप्त होता है याद रखिएगा कि केंद्र सरकार से कितनी प्राप्तियाँ हुई है, रिसिप्ट फ्रॉम सेंटर 1,59,298 करोड़ रुपया। और केंद्र सरकार से दो तरह से प्राप्तियाँ हुई है, एक टैक्स और दूसरा ग्रांट्स इन एड यानी कि सहायता अनुदान। तो टैक्स के रूप में जो बिहार सरकार को मिला है 1,29,435 करोड़ रुपया और वहीं सहायता अनुदान के रूप में 29,863 करोड़ रुपया। उतना ये डाटा सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको हाईलाइट किया हूँ उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और राज्य का अपना जो राजस्व है कितना है, आपको स्टेट ओन रेवेन्यू खुद से कितना कमाता है राज्य, 59,360 करोड़ रुपया। ठीक है, उम्मीद कर रहा है कि सबको जोड़िएगा तो आपको उतना आ जाएगा। ठीक है, 59 फिर 59 इसको सारे को जोड़िएगा तो उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ तक सेकंड पेज वाला उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं था, लेकिन ये पेज आपके लिए अमृत है। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट आपको बार बार बीपीएससी पूछ रहा है। और आपको अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अभी देखिए ना, अभी लिटरेचर वाला भी एग्ज़ाम हुआ था 15 जुलाई को, देखे होंगे। तो लिटरेचर वाले एग्जाम में पता है क्या पूछ दिया है, आपको डेफिनेशन इसका मिलाने के लिए पूछ दिया कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सारा डाटा आपको पूछ दिया है। ठीक है, तो क्या है बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर जो है उसका एग्जाम जो हुआ था 15 तारीख को, इसमें सीधे पूछ दिया था कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है उसको मैच करना है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है उसको मैच करना है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ डेफिनेशन भी दे दिया है ताकि आपको अगर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। सबसे पहले तो आप कन्फ्यूज रहते हैं कि कहीं 4.2%, कहीं 2.98%, कहीं 2.99%, एग्जैक्ट सही क्या है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, राजकोषीय घाटा होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप। राजकोषीय घाटा होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जितना आप खर्चा करते हैं और टोटल आपको जो प्राप्त होता है रेवेन्यू, इनका दोनों का डिफरेंस। मान के चलिए कि आपका खर्चा है 12,000, आपको घर से आ रहा है 10,000, तो कितना हो गया आपका राजकोषीय घाटा 2,000 हो गया। लेकिन इसमें उधारी छोड़ दिया जाता है, मानिए इसको फुलफिल करने के लिए कुछ उधारी भी लेते हैं, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ध्यान रखिए कभी आपको ब्रैकेट में लिख सकता है कि आपको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन उधारी को छोड़ के, बोरिंग को छोड़ के इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो आपसे पूछा जाएगा 2024-25 का ये डाटा इस बार का है, याद रखिएगा 2024-25 में राजकोषीय घाटा आपको याद रखना है 41,223 करोड़ रुपया, एकदम एग्जैक्ट याद रखना है 41,223 करोड़ रुपया। और परसेंटेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे अधिक बार पूछा जाएगा, 4.2% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, 2023-24 का देख सकते हैं 4.2 ही है और 2025-26 का 3.3% ऑफ जीएसडीपी है। अब ध्यान रखें एक बात, मैंने बजट का एक चीज़ यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगा। जो चीज़ें हम लोग फेस किए हैं ना वही यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बजट में जो राजकोषीय घाटा आपको दिखेगा 2025-26 में 2.98%, 2026-27 में 2.99% आपको बजट में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि भाई क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो ये क्लियर आपको रखना पड़ेगा कि बजट में 2025-26 अगर पूछेगा बजट के हिसाब से राजकोषीय घाटा 2025 का फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो याद रखना है 2.98% ऑफ जीएसडीपी। और वहीं बजट के हिसाब से 2026 से 27 का कितना है 2.99% ऑफ जीएसडीपी। लेकिन आपको पूछेगा आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, तो याद रखना है 4.2% ऑफ जीएसडीपी यानी कि 41,223 करोड़ रुपया। ठीक है, इनका पैसा मैं आपको वहाँ बताऊंगा जब बजट पढ़ाऊंगा, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ इसको डाटा को इंक्लूड कर दिया है। अब राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा का मतलब जितना आप राजस्व प्राप्त करते हैं और जितना आप राजस्व व्यय कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एक कैपिटल होता है और एक रेवेन्यू होता है। तो टोटल राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग राजस्व घाटा बोलते हैं। ये है 357 करोड़ रुपया इस बार का क्या है राजस्व घाटा आपका है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कितना 357 करोड़ रुपया। आगे बढ़ते हैं तो
प्राथमिक घाटा की बात करते हैं हम, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा जो आपने पढ़ा ऊपर, राजकोषीय घाटे यानी कि जो आपके कम पैसे पड़ रहे थे वो, उसमें ब्याज भुगतान इंटरेस्ट को घटा दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा आपको प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। कई बार आप देखते होंगे फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन बीपीएससी ऐसे या फिर कई पीसीएस एग्जाम पूछा गया है जिसमें आपको लिखा गया है कि राजकोषीय घाटा बराबर फिजिकल डेफिसिट बराबर प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट और प्लस ब्याज भुगतान। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इससे आपको निकल जाएगा, माने राजकोषीय घाटा यहाँ से निकालना चाहिए, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो इस आधार पे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। अगर ध्यान रखिएगा, प्राइमरी आपको घाटा देखा जाए, प्राइमरी डेफिसिट देखा जाए 2024-25 का 21,554 करोड़ रुपया है और ये जीएसडीपी का 2.2% है। अगर ऋण की बात की जाए, डेप्ट और आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो बिहार सरकार का 37.7% 2024-25 में रहा है। तो मेन आपको झंझट खत्म हो गया याद करने वाला। अब बेसिक जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा केवल आपको देख लेना है और जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं बात करते चल। कृषि और सहायवर्ती उद्योग का कुल जो बुआई हुआ है, बुआई योग्य भूमि बिहार का कितना है, तो 8207.87 हज़ार हेक्टेयर, यानी कि याद रखिएगा 8,207 हज़ार हेक्टेयर जो है आपको क्या है, बुआई योग्य भूमि है। लेकिन बोया कितना गया है, योग्य तो उतना है लेकिन 5411.96 हज़ार हेक्टेयर बोआ गया है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर अगर देखा जाए 2025-26 में, तो ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसमें आपको जो भी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग यानी कि कृषि, वानिकी और मत्स्य का 3.8% ग्रोथ रेट रहा है। फसलों का आपको 1% रहा है। पशुधन लाइव स्टॉक का 6.8%, वानिकी एवं वृक्ष कटाई का 3.8%, मत्स्य पालन एवं जरी कृषि यानी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का 9.9%। तो ये सबसे अधिक किसका रहा, याद रखिएगा फिशिंग का, यानी कि फिशिंग सेक्टर में सबसे अधिक ग्रोथ रेट आपको देखने को मिला है। क्रॉप इंटेंसिटी आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1.52 क्रॉप इंटेंसिटी है, जो पिछले वर्ष 1.47 था। ठीक है। कुल अनाज उत्पादन की बात कीजिए, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए लेकिन ये हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ। कुल अनाज उत्पादन की बात किया, मैं कह दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। कुल अनाज उत्पादन की बात किया जाए तो याद रखिए कि जितना हम लोग ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं बिहार में, उसका सबसे अधिक करते हैं चावल। ये प्रश्न पूछा गया तो सबसे अधिक हमारा प्रोडक्शन किसका, चावल का होता है 40.7%, गेहूं का 32.1% और मक्का का 27.1%। सबको जोड़िएगा तो लगभग 99.9% आ जाएगा। यानी कि जितना हम ग्रेन यानी कि अनाज उत्पादन करते हैं, ये 3 फसल आपको चावल, गेहूँ, मक्का मिलके ही आपको 99.9% हो जा रहा है, यानी लगभग 99% 100% हो जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक चावल, गेहूं, मक्का और ग्रोथ रेट इनका आप देख लीजिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो फसल उत्पादन में आपको चावल में ग्रोथ देखा गया पिछले साल के तुलना में 4.3%, गेहूं का 7.1% और मक्का में 12.76%। यानी कि बिहार में सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा जो है पिछले वर्षों की तुलना में, मक्का में बढ़ा है 12.6%। स्टेटमेंट आपको दे सकता है। चावल उत्पादन की बात की जाए तो ये मेंस में डाटा काम आता है कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होता है समझिएगा। 1 हेक्टेयर में जितना उत्पादन करते हैं उसको उत्पादकता कहा जाता है। मान के चलिए कि आपका एक कट्ठा 1 हेक्टेयर मान के चलते खेत है, उसमें 20 kg आप, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, 20 kg हो जाएगी। तो बिहार का चावल राइस का प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कितना है, 2970 kg प्रति हेक्टेयर है। और चावल उत्पादन में टॉप राज्य स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, याद रखें रोहतास। चावल और गेहूँ दोनों में रोहतास नंबर 1 है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। टॉप उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किसका रहा है, रोहतास का ही, यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों का चावल का रोहतास में ही है। गेहूँ की बात की जाए तो इसको भी हाईलाइट करना चाहिए था। गेहूं जो है सबसे अधिक रोहतास में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक बेगूसराय में, मतलब कि कम खेत में ज़्यादा उत्पादन करता है बेगूसराय। गेहूं की बात कर रहे हैं। रोहतास तो चावल दोनों करता है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों, लेकिन अगर रोहतास की बात किया जाए, अगर गेहूं की बात किया जाए, विट की बात किया जाए, तो आपको उत्पादन प्रोडक्शन में आपको कौन नंबर 1 है, आपको रोहतास है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय नंबर 1 है। अगर मक्का की बात किया जाए तो जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मक्का का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है, कुल मक्का उत्पादन का लगभग 58.1% मात्र 5 जिले करते हैं। इधर वाले का आप देखिए ना, आपको पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर मिलके आपको लगभग, समस्तीपुर तो इधर हो जाएगा थोड़ा सा, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर मक्का का इतना उत्पादन कर लेते हैं, आधा से भी अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। बागवानी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 230 लाख टन रखा गया है। और 2024-25 में मछली उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 960 हज़ार टन मछली उत्पादन हुआ है, 960 हज़ार टन। ये तीनों याद रखना है आपको। सबसे अधिक मछली उत्पादन बिहार में आपको मधुबनी में किया जाता है, दूसरा स्थान पे पश्चिमी चंपारण है, तीसरा स्थान पे दरभंगा है। और कई लोग चाहेंगे कि सर और बता दीजिए, तो दरभंगा के बाद पूर्वी चंपारण, कटिहार है।
तो ये पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पे मधुबनी, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन मधुबनी में होता है। दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे स्थान पे दरभंगा, चौथे स्थान पे हमने कहा कि पूर्वी चंपारण और पाँचवें पे कटिहार आता है। लेकिन आपको 3 याद रखना है। कृषि में बिजली की खपत जो है पहले जो थी कितनी थी, 5.3% बढ़कर अब कितना हो चुका है, 14.9% हो चुका है, यानी 15% लगभग बिजली एग्रीकल्चर में जाता है। बिहार में मशरूम उत्पादन बिहार टॉप है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मखाना में मिथिला का क्षेत्र टॉप पे रहता है और बिहार इसमें मखाना में भी टॉप है। तो मशरूम मखाना बिहार टॉप। और मखाना रोड मैप एक जारी किया गया 2026-27 जो 2026 और 30 के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि खेती के क्षेत्र को, मखाना के जो भी क्षेत्र उत्पादन कर रहे हैं उसको दोगुना कर देना है और 70,000 हेक्टेयर से अधिक इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णिया में सितंबर 2025 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मखाना बोर्ड जो है कहाँ बना है, तो पूर्णिया में बना है। शहद उत्पादन के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। तो शहद उत्पादन में चौथे स्थान पे है और भारत में जितना शहद उत्पादन होता है उसका 12.3% बिहार के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मधु क्रांति 2026-31 चलाया गया। 2026-31 में बहुत सारे आपको रोड मैप चलाए गए हैं बिहार के द्वारा, ठीक है। देखिए हॉर्टिकल्चर उत्पादन के लिए भी रोड मैप चलाया गया है, बागवानी उत्पादन के लिए 2026 से लेकर 2030-31 तक, ठीक है। यहाँ देखिए तो मधु क्रांति के लिए भी चलाया गया है 30-31 तक, ठीक है। आगे चलते हैं तो फलों और सब्जियों के, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए 2 आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया गया, एक वैशाली में देसारी और एक चंडी नालंदा में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फलों और सब्जियों के प्रोडक्शन के लिए कितने जिलों में बिहार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। तो 2 जिलों में, पहला वैशाली के देसारी में और दूसरा नालंदा के चंडी में। विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए आपको खास पट्टी बेल्ट विकसित किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेल्ट हो सकता है कि आपको मैचिंग के लिए दिया जा सकता है एग्जाम में। लीची एवं सब्जी के उत्पादन के लिए मुजफ्फर, वैशाली और समस्तीपुर का बेल्ट हो गया। आम और केला के लिए भागलपुर, मुंगेर, बांका का बेल्ट हो गया। सब्जी के लिए नालंदा, पटना, वैशाली का बेल्ट हो गया। मखाना के लिए मिथिला, कोसी का क्षेत्र हो गया। यहाँ देखिएगा तो बिहार में सीमांत किसान क्या होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनका 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। तो सबसे अधिक संख्या सीमांत किसान का 91% आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ मैंने अलग से यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो है भूमि पर उर्वरक जो फर्टिलाइजर खपत कितना है, पहले जो था कितना था 195.7 kg था प्रति हेक्टेयर, अब कितना हो गया है आपको 192.3 kg हो चुका है। ये डाटा मैं अपने आप से ऐड किया हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई थी, पहला कृषि रोड मैप 2008 से 12, दूसरा 12 से 17, तीसरा 17 से 23 और चौथा 23 से 28। तो चौथा कृषि रोड मैप आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात किया जाए तो आपको TFR जो है 2.8% है ओवरऑल, और अर्बन की बात किया 2.2 और रूरल की 2.9, यानी कि गाँव में लगभग 3 बच्चा पैदा एक आदमी करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि गाँव में साक्षरता कम है जिसके कारण ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर जो है आपको कितना हो चुका है, 14.4% हो चुका है। अब ध्यान रखिएगा कि आपको जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख लगभग जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है, 10,40,99,452 एग्जैक्ट डाटा है। हमने सेंसस करा रखा है, जो नहीं देखे उनको वन शॉट मेरा खोलिए, उसमें सारा सेंसेक, फॉरेस्ट रिपोर्ट सब कुछ पड़ा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हर चीज़ मैंने करवाया है। तो अगर देखा जाए कास्ट सर्वे के हिसाब से तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ लगभग हो चुकी है। और 2011 के जनगणना से आपको पता ही है 10,40,99,452 यानी कि 10,41,00,000 लगभग। लेकिन कहा गया है कि 2021 से 25 के दौरान जो है जनसंख्या 14.4% ग्रोथ रेट बिहार में देखा गया है, ठीक है। 2036 तक जनसंख्या को 14.86 करोड़ होने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें मेल जो होंगे 51.7%, यानी कह सकते हैं कि लगभग मेल फीमेल लगभग बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। 2026 में देखा जाए तो अगर देखा जाए तो 1405 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। 2036 तक ये 1578 किलोमीटर प्रति व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। 2011 में आपको डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 था, 2024 में 1366 हो चुका है। तो याद रखिए 1366 हो चुका है। और 2036 तक कितना हो जाएगा, 2026 में आपको 1405 होने की संभावना है और 2036 तक 1578 होने की संभावना, ये याद रखिएगा। 1336 हो चुका है और है कितना, 1106 था। और भारत में सबसे अधिक यही है, 2011 के जनगणना के हिसाब से 1106 ही ध्यान रखना है।
अब ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया, स्टेटमेंट देकर 17वीं में शायद पूछा गया था कि बिहार में जो है युवाओं की आबादी घट रही है, यानी 60 साल से अधिक के लोग जो है उनकी उम्र बढ़ती जा रही है लगातार, यानी कि युवा की संख्या लगातार, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है जनसंख्या जननांकी लाभांश जो है बिहार में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। शहरीकरण अर्बनाइजेशन की बात किया जाए तो अगर आप 2011 के जनगणना से बात करिएगा तो बिहार में अर्बनाइजेशन रेट जो है 11.3%, यानी कि जितना बिहार का जनसंख्या है उसका लगभग 11.3% ही लोग शहरों में रहते हैं, बाकी लोग गाँव में रहते हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो ये 31.2% लोग कहते हैं, क्योंकि 31.16 एग्जैक्ट डाटा है इसका, तो 31% लगभग याद रख सकते हैं गाँव में लोग रहते हैं भारत में। लेकिन 11.3% 2011 के जनगणना के हिसाब से, लेकिन शहरीकरण जो बिहार का कितना बढ़ के हो चुका है, 15.3% शहरीकरण हो चुका है। इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछा जा सकता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बदलाव किया गया था। तो टोटल शहरी निकाय जो हैं आपके 264 हो चुके हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत 156 है। ठीक है, सबको जोड़िएगा 264 आ जाना चाहिए। अगर टेली डेंसिटी की बात करें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार का 57.23 है टेली डेंसिटी, मतलब कि दूरभाष जैसे है उसका डेंसिटी क्या है, भारत का 85.04। इंटरनेट डेंसिटी 43.10 है, भारत का 68.63। अगर डिजिटल कहा जाए कि पंचायतों से कितना पंचायत डिजिटली हो चुका है तो 100%। ये परसेंटेज का डाटा है कि ऊपर लिखा गया है, ये परसेंटेज मैंने नहीं डाला है, ये परसेंटेज है डाटा। तो 100% बिहार का पंचायत डिजिटल हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का मात्र 95.8% ही आपको डिजिटलाइज हुआ है। मेट्रो की बात किया जाए तो मेट्रो जो है 3 लोगों वित्तीय इसमें पैसा दे रहे हैं, याद रखिए 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट और 60% बाहरी वित्तीय संस्थाएं जो है उसके द्वारा दिया जा रहा है। पटना मेट्रो की बात किया जाए तो पटना मेट्रो की कुल लंबाई जो है 32.5 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 19 किलोमीटर जो अंडरग्राउंड है, भूमिगत है। इसमें टोटल 24 स्टेशन होंगे और उसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है दानापुर से मीठापुर को जोड़ेगा। दानापुर वाला मतलब समझ रहे, सगुना वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, राजा बाजार पकड़े हुए बेली रोड। और वही बात करें अगर नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर तो ये पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा को जोड़ता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बिहार में टोटल एयरपोर्ट अभी 4 हैं, बाकी निर्माणाधीन है लेकिन अभी 4 ही चल रहे हैं, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया। बिहार में टोटल 4 स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी मिशन, भारत स्मार्ट सिटी मिशन, उसके तहत जो है 4 शहरों को चिन्हित किया गया स्मार्ट सिटी के रूप में। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिहार का भारत में सड़क नेटवर्क जो है, अगर बात किया जाए बिहार का भारत में सड़क नेटवर्क जो है, भारत का मात्र 5.5% बिहार में है। एनएच की बात की जाए तो 4.2% है। रेल नेटवर्क बिहार में भारत का 5.4% है। अगर बात की जाए भारतमाला परियोजना के तहत बिहार में जो है 1825 किलोमीटर सड़कें बिहार से होकर गुजरती है। सितंबर 2025 के हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार में टोटल एनएच की लंबाई जो है 6389 किलोमीटर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल एनएच की लंबाई बिहार में 6389 किलोमीटर है और बिहार से 57 एनएच लगभग इसमें फैले हुए बिहार में। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डाटा तो सबसे अधिक जो है एनएच की लंबाई पटना में, सबसे कम शिवहर। जो सबसे धनी है वहाँ एनएच सबसे ज़्यादा, जो सबसे कम है वहाँ पर सबसे कम, यानी कि 506 किलोमीटर एनएच गुजरता है बिहार पटना से और शिवहर से मात्र 22 किलोमीटर। अगर बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि बिहार में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो बिहार में सबसे लंबा नेशनल हाईवे ईस्ट वेस्ट जो है ये है, जिसको NH27 के नाम से जाना जाता है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी इसको कहते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है इसको, NH27 को कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार में सबसे छोटा NH कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया है। और NH जो सबसे लंबा है वो किस किस जिले से गुजरता है, तो गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा NH कहाँ से नहीं गुजरता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अपराध और फ्रॉड की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 दिया गया, 1930, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो पर्यटन स्थल का विकास करने की बात की गई, इसकी चर्चा की गई, थोड़ा सा आप देख लीजिए। पर्यटन स्थल की बात की जाए, तख्त श्री हरमिंदर साहब जो है ये पटना सिटी में है, पटना में। मत्स्यगंधा झील जो है सहरसा में है। सिंहेश्वर धाम जो है मधेपुरा में है। सोमेश्वर मंदिर जो आपको पता है अरेराज पूर्वी चंपारण में है। अब बात करें मटखोर दह की बात करें तो शेखपुरा में है। उसके बाद से लौकुस इको टूरिज्म पार्क की बात करें वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में अवस्थित है। एनर्जी की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डाटा आपसे पूछता है एग्जाम में। अगर बात किया जाए कि 2025 में राज्य में अधिकतम बिजली आपूर्ति जो है सप्लाई पीक कितना है, 8752 मेगावाट है। और अगर बात किया जाए कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत एनर्जी कंजम्पशन एक आदमी कितना करता है, तो 374 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कह सकते हैं कि एक आदमी जो है 374 यूनिट बिजली खर्चा करता है। तो याद रखिए 374 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन।
ठीक है। अगर बात किया जाए बिहार में रामसर साइट 6 हैं, ये अलग से मैंने ऐड किया है, आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। कांवर झील जो है आपको सबसे पहले रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दिया गया था 2020 में। नागी पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2024 में जमुई में है। नागनट्टी 2024 में ही मिला था। गोकुल जलाशय बक्सर में है सितंबर 2025 में। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में सितंबर 2025 में। और गोगाबिल कटिहार में है नवंबर 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल आपको 100 रामसर साइट हो चुके हैं। 100 नंबर का बना है। यूपी का सुरहाताल आप याद रख सकते हैं। ठीक है। बिहार में जो है बिजली की जो खपत होती है उसमें सबसे अधिक सप्लाई किससे किया जाता है? तो थर्मल से सबसे अधिक बिजली बनता है, याद रखिए 66%। सोलर से 16%, जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 12%, विंड से 6% और बगास और बायोमास से 0.004%। ठीक है। याद रखिएगा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 आया है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को 2029-30 तक आपको 23,968 मेगावाट यानी कि 23.9 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। लगभग 24 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। किसके हिसाब से? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 के हिसाब से। इसको मैंने ऐड कर दिया है कि बिहार में कुछ थर्मल पावर प्लांट है जिससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेगा नबीनगर कहाँ है, औरंगाबाद में। पीरपैंती कहाँ है, भागलपुर में। सब पूछा है ये। कजरा कहाँ है, कजरा मोहब्बत वाली लखीसराय। ठीक है। पीरपैंती भागलपुर में, पीर लोग भागलपुर में रहते हैं। नबीनगर कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। ये डाटा मैंने खुद अलग से ऐड किया क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डाटा मैं अलग से ऐड किया हूँ डब्बा में वो पूछा गया रिसेंट एग्जाम में। 7/1 2015 से 20, 7/2 20 से 25 और 7/3 का ये पूछा गया है 25 से 30। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। बेरोजगारी दर की बात किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है ग्रामीण में बिहार में 2.6%, शहरी में 7.3%, मेल का देखा जाए 3.3%, फीमेल का 0.9%। अगर शहरों की बात किया जाए तो मेल का 6.9% और फीमेल का 9.1%। अगर बात किया जाए तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रामीण बिहार में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2.6 है और शहरी में 7.3। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ ज़्यादा है, तो शहरों में सबसे ज़्यादा है। PLFS रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरुष नियोजित PLFS रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कराऊंगा आपको अलग से। लेकिन याद रखिएगा कि बिहार के संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया है कि पुरुष स्वनियोजित जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पुरुष कितना है 61.2% जो खुद का रोजगार अपना करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर बात किया जाए, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो स्वश्रम श्रमिक मतलब इंग्लिश में वहाँ पे PLFS में करा दूंगा, लेकिन यहाँ बस समझिए हमको इंग्लिश इसका मिल नहीं रहा था। इसका मतलब हो गया कि खुद का काम करते हैं, जैसे खेतों में हो गया तो 50.3%, और वेतन के साथ तनख्वाह के साथ 28.5% लोग काम करते हैं। इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सारा डाटा हमने फिनिश कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं कि सेशन भले लंबा रहा हो लेकिन मज़ा आ गया होगा। और मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन भी करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। कि सारे प्रॉब्लम्स को मैं ध्यान रखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ मैंने अलग अलग कर दिया है कि दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा नंबर आपको दिख रहा है क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा आ गया था इसीलिए मैंने इसको कट करवा दिया। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश सब लोग करिएगा। इसमें कह रहा है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में वित्त मंत्री किसके द्वारा? विजेंद्र यादव के द्वारा पेश किया गया है। कब? 2 फरवरी 2026 को। बिल्कुल सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का राज्य का 20वां क्रम का है। बिल्कुल ये भी सही है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का दूसरा स्थान है। बिल्कुल सही है क्योंकि आपको तमिलनाडु का पहला स्थान है। इस हिसाब से देखिए जाए सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आप इंग्लिश इधर देखते रहिएगा, मैं टर्म यहाँ यूज़ करते चलूँगा, दोनों एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप बनाइए, आप देखिए कितना सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को कितने चैप्टर्स में कितने अध्यायों में डिवाइड किया गया इसको? अभी हमने देखा, बताइए क्या होगा? राइट आंसर 14 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा तो प्राइमरी सेक्टर में 54% लोग एम्प्लॉय हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें 24% है और टर्सरी सेक्टर की बात किया जाए तो 22% है। अब एग्जैक्ट देखिएगा तो पॉइंट में डाटा था, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं, पॉइंट में नहीं, ये डाटा तो एग्जैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में ही है, यानी कि सारे स्टेटमेंट इसमें क्या होंगे? करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में बेस प्राइस पे बिहार का GSDP का अनुमान कितना रखा है? इंग्लिश में बोलता चलूँगा। अगर बात करें बेस प्राइस पे GSDP का अनुमान कितना रखा गया है, तो आपको कन्फ्यूज आना नहीं है। ये बेस प्राइस पे 2011-12 के हिसाब से ये रखा गया है
5,31,372 करोड़ रुपया, 5.31 लाख करोड़ रुपया याद रख सकते हैं। वहीं हमने करंट पे देखा था, आपको याद होगा, करंट पे आपने देखा था 991, 997, यानी 10 लाख करोड़ रुपया लगभग आपको करंट पे था। बिहार में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार अगर कह रहे करंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो जीएसडीपी का अनुमान कितना है, तो अभी हमने कहा कि 991, 997 करोड़ रुपया। ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में 11.5% का वृद्धि का अनुमान है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको जीएसडीपी की ग्रोथ रेट की बात नहीं करे। जीएसडीपी ग्रोथ रेट तो क्लियर है कि 13.1% है आपका करंट प्राइस पे और 8.6% है आपका बेस प्राइस पे। ये बात कर रहा है कि पर कैपिटा जो इनकम है आपका जीएसडीपी का, वो कितना ग्रोथ किया है। तो याद रखिए, मैंने बताया था 11.5% ब्रैकेट में लिखा था, बढ़ा हुआ है। अगर वही बात किया जाए स्थिर मूल्य पे 7.1% बढ़ा है। इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26 स्थिर मूल्यों पे 2024-25 में बिहार की सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितनी वृद्धि की है। स्थिर मूल्य पे कह रहा है, तो अभी हमने बात किया 8.6% स्थिर मूल्य पे है जीएसडीपी ग्रोथ रेट और 13.1% जो है आपको करंट प्राइस पे। ऑप्शन क्या होगा, डी इज राइट। हाँ, डी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इसका भी पीडीएफ क्वेश्चन का चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पे जो पेड पीडीएफ वाला जो है उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पर व्हाट्सअप करके आपको पीडीएफ लिख देना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कह रहा है कि आपको करंट प्राइस पे पूछ रहा है, करंट प्राइस पे जो है जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना आपका रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया, करंट प्राइस पे 13.1% रहा है। अगले डाटा आपको दिया है, इसमें कह रहा है कि ये जो है वर्ष 2024-25 में जीएसवीए में आपको योगदान विभिन्न सेक्टर्स का कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी सेक्टर का 18.3%, सेकेंडरी का मैंने कहा था कि 27 गुना का 54, यानी कि घटा दीजिए तो 26.8, 54.8 बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट इसमें आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसके प्रति व्यक्ति आय में संबंध में कौन सा सही विकल्प दिया गया है। ये कह रहा है कि पटना का जो है 1,31,332 है, बिल्कुल सही है। अररिया का कह रहा है, अररिया का दिया है आपको 23, अररिया का दिया है 61,566, मुंगेर का दिया है 54,469। भी कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से आ गया सारे स्टेट। इसमें पहला भी सही लग रहा है, पटना का आपका है 1,31,332, मुंगेर का 54,469, लेकिन अररिया कहाँ से आ गया। अररिया यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, क्या होगा, बेगूसराय होगा। बेगूसराय का कितना है 61,566, बाकी सबका याद नहीं रखना, पटना का आप ध्यान रखिएगा, सारे इसमें सही होंगे। दूसरा बेगूसराय होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 सकल राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का 4.2% है, बिल्कुल है। फिस्कल डेफिसिट 4.2% है जीएसडीपी का। वही प्राथमिक घाटा जो है जीएसडीपी का 2.22% है, बिल्कुल 2.2% है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी मैंने सारा पढ़ा रखा है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार पर कैपिटा इनकम के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीबी जिलों में शामिल है। तो सबसे पता होगा, सबसे ऊपर शिवहर, फिर अररिया, उसके बाद सीतामढ़ी। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। वही धनी की बात किया जाए तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अगर देखा जाए तो 2019 से 23 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय औसत आयु जो है कितना है आपको, एक्सपेंडेंसी की बात कर रहा है, बर्थ इन ड्यूरिंग बिहार 2019-23, तो ये आपके हो जाएंगे पुरुष का 68.9 और आपको महिला का हो जाएगा 69.7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, आपको 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको डी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वही बात करिए राष्ट्रीय का अगर देखा जाए तो 70.3 है। अगर वही बात किया जाए बिहार का तो 69.3 है। ये तो मेल फीमेल का अलग दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि सकल बुआई जो है 8207 हेक्टेयर है, शुद्ध बुआई 54 से 11,000 हेक्टेयर है और फसल सघनता क्रॉप डेंसिटी जो है 1.52 है। सकल बुआई क्षेत्र में 4.7% और शुद्ध बुआई क्षेत्र में 1.8% की वृद्धि हुई। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गेस कर सकते हैं कि ऐसे डाटा कभी गलत आपको देता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होंगे, बशर्ते इस चीज़ का जिक्र मैंने आपको नहीं किया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, सकल बुआई क्षेत्र में 4.7% बढ़ा है और आपको शुद्ध बुआई के क्षेत्र में आपको 1.8% की वृद्धि देखने को मिली है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के संबंध में कौन सा विकल्प जो है इसमें दिया गया, कुछ विकल्प, सही विकल्प का चयन करना है कि बिहार में कुल जनसंख्या का वृद्धि दर जो है 14.4% घट गई है। ये गलत है, 14.4% बढ़ गई है। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है, घनत्व नहीं, घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में 1106 था, जो कि बढ़कर 2024 में 1366 हो गया। केवल क्या होगा, केवल इसमें पहला तो गलत होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है कि कुल व्यय जो है जीएसडीपी का 28 क्या है, जीएसडीपी का 28.8% टोटल व्यय आपको बता रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। अगर बात करते हैं कुल राजस्व प्राप्तियाँ 22% है जीएसडीपी का, मैंने बताया था। कुल राजस्व व्यय जीएसडीपी का 22.1% है। सारे स्टेटमेंट इसमें क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप का आंकड़ा है, उतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देखे रहिएगा तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड 2 डाटा दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है क्या? कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में चालू कीमतों के राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% का ग्रोथ रेट देखा गया है। बिल्कुल सही है। तो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेक्टर में 9.6 बढ़ा था, सेकेंडरी में 15.5 और टर्शियरी में 13.5 बढ़ा था। सही है। ये कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में 15.5% बढ़ा है। बिल्कुल सही है। और टर्शियरी में कितना बढ़ा है आपको, 13.5% बढ़ा है। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखा जाए तो कह रहा है कि औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 76,490 है। बिल्कुल सही है। और बेस प्राइस पे 40,973 है। दोनों सही है, लेकिन एक कोई व्याख्या नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या इसका ये नहीं करता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी जो है 899,020 है। क्या 899,020 है? अब एनएसडीपी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एनएसडीपी आपको कितना है, 899,020 है। बिल्कुल करेंट प्राइस पे 899,020 है। और अगर आपको फिक्स प्राइस पे देखा है 47,13,22 है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, ये भी सही है। और इसमें अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय जिला ये है आपको शिवहर है। तीनों सही होंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की बात की गई है। और दोनों कहाँ करने की बात की है, आपने पढ़ा होगा। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की बात की गई है। एक वैशाली के देसारी में और दूसरा नालंदा के चंडी में। तो 2 इज राइट आंसर। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कुछ डाटा दिया गया, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। बिहार की विकास दर जो है 13.1% है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 9.8% है। और ये गैप कितना है, बिहार का 3.3% ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र जो है 14.8% जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा प्रदान विकास है। बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में कांस्टेंट प्राइस पे बिहार की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर जो है कांस्टेंट प्राइस पे 8.6% है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको सही यानी कि सारे करेक्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बिहार का वास्तविक विकास राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक था, 3.3% अधिक था। यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा बाकी उतना डीप में जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा जो 41,223 करोड़ रुपया, बिल्कुल सही है। और 2025-26 के अनुसार प्राथमिक एवं राजस्व घाटा जो है 21,544 प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा की बात कर रहा है। बिल्कुल, प्राथमिक घाटा 21,544 है, जो कि जीएसडीपी का 2.2% है। वही राजस्व घाटा जो है 375 करोड़ रुपया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि व्याख्या तो नहीं करता है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही है। इकोनॉमिक सर्वे ये दिया गया है आपको, इसमें डाटा दिया गया है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इसमें असत्य कथन का आपको पहचान करना है। तो पहला कह रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है कितनी है, 66,165 करोड़ रुपया है। बिल्कुल सही है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको कुल व्यय जो है 2,81,939 करोड़ रुपया है। बिल्कुल ये भी सही है। और कह रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व जो है व्यय जो है 2,19,015, जो कि 2,18,500 कुछ बताए थे, मैंने बोला था 2.19 करोड़ रुपया आपको लिया जा सकता है। और एक आखिरी डाटा आपको दिया गया है, पढ़िएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय जो है 50,900 है।
देखिए पूंजीगत व्यय जो है आपको 50,900 नहीं है, बल्कि ये 62,924 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको डी ही इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी इज़ राइट आंसर। इसके हिसाब से आपको समाप्त हो गया। आपको क्या करना है कि आपको इसके पीडीएफ के लिए 9117166347 पर व्हाट्सअप करना है। सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम में, लेकिन उसका चार्ज क्या है, 300 आपको पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी मैंने कंटेंट पे काम किया है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो लंबी इसलिए होगी, लगभग 55 मिनट का, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को आपको पढ़ाया है। आपके जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, जितने ज़्यादा लाइक आप करिएगा, ग्रुप में आपको शेयर करना है सारे वीडियो, उतने जल्दी आपको बजट का वीडियो देखने को मिलेगा। कैसा लगा सेशन, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू सो मच।